चलो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें जो चीज डिस्कस करनी है उसका नाम है मैग्नेट। तो भाई हम जानते हैं कि मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अब होता ये है कि लेट्स से आपके पास एक मेटल का पीस है। हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी होती है उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन। वो प्रॉपर्टी होती है उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से वो अपने आसपास बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का तरीका बेसिकली क्या है, तो अगर हम उस तरीके की तरफ चलें तो आप सबने ये वाला रूल पढ़ा हुआ है, राइट हैंड रूल, याद है? और स्टेट में सबने राइट हैंड रूल पढ़ा है, तो ये राइट हैंड रूल निकला ही असल में इस वजह से। तो लेट्स से अब अगर आप सबको मेरे हाथ नजर आ रहा हूँ, मेरा इमेज है, शायद आपको उल्टा हाथ लगेगा, ये मेरा सीधा हाथ है। तो आपने क्या करना है, अपनी उंगलियों को रोटेट कर लें, बस जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उस डायरेक्शन में आप डायरेक्टली जो है क्या करें, अपनी जो फिंगर्स हैं उसको रोटेट कर लें। ठीक है। रोटेट कर लें और थंब को ओपन कर लें। अब जहां पे आपका थंब ओपन होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस फ्लो करेगी। समझ रहे हैं मैं तो क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि आपने जो है अपने हाथ को रोटेट किया, थंब ओपन कर लिया, थंब ओपन करते ही जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ में आती है? तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे ये अपना ह्यूमन हैंड बना लूं, ठीक है, और ये सामने वाला हिस्सा आ गया, ये आगे वाला हिस्सा है, डेली वाला हिस्सा नहीं है, सामने वाला हिस्सा। देखो मेरी उंगलियां इस डायरेक्शन में बंद हो रही है, मेरा थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उसका मतलब यहाँ पर मेरा थंब ऊपर की तरफ है, तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस भी कहाँ फ्लो करेगी बच्चों, ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है। अच्छा ये बात हम सब जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, है ना? और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। गेटिंग? तो जिस डायरेक्शन में लाइंस पॉइंट आउट कर रही हैं इस तरफ बनता है नॉर्थ पोल, और जो इनकी टेल होती है बेटा उस तरफ क्या बनता है, बेसिकली साउथ पोल बनता है। ठीक है ना? तो जिस तरफ ये पॉइंट आउट कर रही होती है वहां पे नॉर्थ पोल बनता है, और जो इनकी टेल होती है वहां पे क्या बन रहा होता है बच्चों, साउथ पोल बन रहा होता है। ठीक है। तो देखो इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाए जाते हैं, और उन सब की जो मैग्नेटिक स्पिन होती है ना वो रैंडम होती है। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल का पीस था ना एक, तो इस मेटल के पीस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में पड़े हुए हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात है, मेटल है। अब अगर मैं खाली इनकी स्पिन्स को रोटेट, स्पिन्स के डायरेक्शन को यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए इनकी जो डायरेक्शन होती है रेंडमाइज होती है इस तरह से। ठीक है। अब अगर आप जरा और से यहाँ पे देखें तो देखें हर एरो का मतलब होता है नॉर्थ, हर टेल का मतलब होता है साउथ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ में अब्जॉर्ब हो जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। क्योंकि देखिए ना, हर एरो के सामने नॉर्थ पोल होता है, हर टेल में साउथ पोल होता है। तो अगर आप जरा इसको देखें तो देखें नॉर्थ से निकलेगी साउथ में अब्जॉर्ब हो जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में अब्जॉर्ब हो जाएगी, या यहाँ अब्जॉर्ब हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? नॉर्थ से निकलेगी साउथ में अब्जॉर्ब, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में अब्जॉर्ब, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में अब्जॉर्ब, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में अब्जॉर्ब। तो अगर आप देखें तो मैग्नेटिक लाइन जो है वो उस मेटल के अंदर ही अंदर घूम रही है, लेकिन बाहर कोई लाइन नहीं आ पा रही। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? तो अगर तो मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं किसी तरीके से यहाँ पे एक एक्सटर्नल नॉर्थ पोल बना दूं और यहाँ पे एक्सटर्नल साउथ पोल बना दूं, तो क्या होगा कि जितने भी नॉर्थ थे ना, ये सारे के सारे नॉर्थ साउथ की तरफ आ जाएंगे, और बाकी जितने साउथ थे वो सब के सब नॉर्थ की तरफ आ जाएंगे। तो भाई ये जितने भी एरोज हैं ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंटेट कर देंगे। नाउ इनमें से अगर हम देखें तो बेटा, अगर इफ द मेटल
is supposed to be, अगर तो ये मेटल जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो आयरन का होता तो बच्चों ये बनाता टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब इन मैग्नेटिक पोल्स के हटाने पर कुछ देर या कुछ मिनट्स या कुछ दिनों तक तो ओरिएंटेशन सेम रहती, उसके बाद खराब हो जाती। और अगर ये होता स्टील का तो फिर ये बनाता कौन सा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। यानी कि परमानेंट मैग्नेट मतलब एक मरतबा अलाइन कर दिया तो अभी जिंदगी भर लाइन ही रहेगा। तो अब आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और अब आप देख सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और एब्जॉर्ब कहाँ पे होंगी, साउथ। नॉर्थ से निकलेंगी और एब्जॉर्ब कहाँ होंगी, साउथ। एब्जॉर्ब होंगी साउथ में, एमिट आउट होंगी नॉर्थ से। ठीक है, तो मैग्नेट को अगर आप डिफाइन करें तो मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होगी भाई, द मेटालिक पीस, द मेटालिक पीस हैविंग electrons spinning in the same domain। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग, कोई ऐसा मेटल का टुकड़ा या कोई ऐसे मेटल का पीस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है अगर हम उसको जो है वो ड्रॉ करके देखें तो मैग्नेटिक लाइंस जो है बच्चों they will always emit from north pole and they simply absorbed in south pole। ठीक है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। दैट्स एन एमसीक्यू कैन। तो इस तरह से वाला काम जो है वो किया जाए। अब हम जब इस चैप्टर पे आते हैं, जब हमने इंटर में भी ये चैप्टर पढ़ा था तो देखिए हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि भाई अगर आपका चार्ज और आपका चार्ज रेस्ट पर है तो रेस्ट वाला चार्ज सिर्फ और सिर्फ बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेकिन अगर आपका चार्ज जो है वो मोशन में है तो मोशन वाला जो चार्ज है वो क्रिएट करता है क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो तभी देखें आपका जो इलेक्ट्रॉन जिस जिस डायरेक्शन में मोशन में है, जिस तरह से मोशन में है, उसी तरह से जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी इसको जरा कॉपी कर लीजिए शाबाश। यहाँ तक एनी डाउट्स इन दैट बच्चों, यहाँ तो सब क्लियर है, पक्की बात है। कोई सवाल है तो बताओ। क्योंकि बात कंप्लीट करना है ना, लाइंस अपना लूप कंप्लीट करती हैं तो वो उल्टा थोड़ी फ्लो हो सकती है। तभी वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं, सॉरी नॉर्थ से साउथ जाती हैं आउटसाइड, लेकिन इनसाइड उनको साउथ से नॉर्थ ही जाना पड़ता है। इस तरह बैटरी के अंदर चार्ज प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, लेकिन इनसाइड द बैटरी वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपना पाथ कंप्लीट करना होता है। सही है बच्चों, पक्की बात है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा भाई, अब लेट से अगर हम इसको थोड़ा सा और जो है वो आगे लेके चलें तो किस तरह से काम होगा, क्या काम होगा, आया जरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो भाई मिसाल के तौर पे
हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? अब हम लोगों को जो है वही पुराना वाला रूल डिस्कस करना है, जिसको हम कहते हैं बायोट सावर्ट लॉ या बायो सर्वा लॉ, है ना? अच्छा, बायो सर्वा लॉ सबको पता ही है कि आपके पास एक कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड में से एक मेटल का वायर है जो बेसिकली क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है लाइक दिस, ठीक है ना? तो ये वो मेटल का वायर है दैट इज बेसिकली पासिंग फ्रॉम दिस कार्डबोर्ड। अब हम फिक्स कर लेते हैं कि भाई लेट्स से इसमें इस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट से पहले हुआ क्या था, दोबारा से कहानी सुन लेते हैं। बायोट सावर्ट या ओरिस्टेड जो थे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन की फिलिंग्स डाल दी। आयरन की फिलिंग्स का मतलब आयरन के जो मेटल के पीसेस होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के यहाँ पर बिछा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने, हाँ भाई, जैसे ही इन्होंने मिसाल के तौर पे इसमें से करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि जी जैसे ही इसमें से करंट गुजरा, कि जितनी भी आयरन की फिलिंग्स थी सब की सब इसके अक्रॉस एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो, और वो पर्टिकुलर पैटर्न आप जानते हैं क्या था, वो था एक सर्कुलर पैटर्न। तभी हमारे पास एक लॉ बन गया था कि भाई जब भी किसी वायर से करंट गुजरेगा स्ट्रेट, उस वायर के अराउंड जो मेटालिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, हाँ भाई वो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी, ठीक है ना? तो जब आपके वायर में से करंट स्ट्रेट गुजरता है तो उसके अराउंड जो फील्ड बनती है वो बनती है किसी सर्कल की फॉर्म में, और उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली आर कह सकते हैं, ठीक है? सही है ना? अब मसला ये है कि जब हमने करंट को इंक्रीज किया तो आयरन की जो फिलिंग्स थी ना ये वाली, ये अपनी जगह से सरकती थी। सरकने का मतलब घसीट मारती थी, यानी कि मूव करती थी, मूव करने की कोशिश करती थी, घसीटती थी अपने आप को। तो अब अगर मिसाल के तौर पे अगर हम इसको यहाँ पे जो है समझना शुरू करें, तो हम फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई लेट्स होगा क्या या किस तरीके से जो है वो काम यहाँ पे किया जाएगा। तो उन्होंने एक लॉ दिया कि भाई जब तक किसी वायर में से करंट स्ट्रेट चलेगा फील्ड सर्कुलर बनेगी, लेकिन अगर जो है ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। खैर, अब अगर मिसाल के तौर पे अगर हम लोग जो है, अब अगर मिसाल के तौर पे अगर हम इसको थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करें, तो बच्चों हमारे पास जो रूल है जो हमें समझना है, इसकी मदद से हम लोग दोबारा से जो है ये वाला काम कर सकते हैं। तो वो बेसिकली राइट हैंड रूल है। तो अब अगर लेट से आप राइट हैंड रूल को समझने की जाए और ट्राई करें, तो राइट हैंड रूल को समझने की जाए ट्राई करें, तो देखें भाई राइट हैंड रूल एक बड़ा सिंपल सा रूल है, और वही वाला काम करना है कि आपने इस मरतबा उल्टा काम करना है। पहले आप लोग क्या कर रहे थे, आप उंगलियों को बंद करते थे और थंब ओपन करते थे तो फील की डायरेक्शन आती थी। अब आपने उल्टा काम करना। अब आपके पास जो उंगलियां हैं वो आपको बताएंगी फील्ड की डायरेक्शन, और जो थंब है वो बेसिकली क्या बताएगा, आपको करंट बताएगा। तो एक काम करते हैं, देखिए आपका जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने आपके थंब को ऊपर की तरफ कर लिया। अब देखिए आपकी उंगलियों को आपने बंद करना स्टार्ट किया। अब अगर आप इसको इस तरह समझते हैं, देखिए भाई आप सब अपने सामने से एक वायर सपोज कर लें और उस वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले, तो आपका थंब भी ऊपर की तरफ है। अब आपकी उंगलियां आप सीधी करें और इस तरह घुमा दें, इस तरह करें उस तरह घुमा दें। अब देखिए अगर आपकी उंगलियां इस तरफ घूम रही होती हैं कि 12 बजने के बाद 1 बज रहा होता, तो ये तो क्लॉकवाइज होता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी उंगलियां 12 से 11 की तरफ रोटेट कर रही हैं। इसका मतलब ये रोटेट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसका मतलब होगा क्या कि यहाँ पर आपकी जो फील्ड है वो इस तरीके से फ्लो कर रही होगी, यानी कि बेसिकली किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक वायर बना लूँ, यहाँ पर एक वायर बना लूँ, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इसमें जो करंट है वो कहाँ जा रहा है भाई, नीचे की तरफ। तो अब अगर मिसाल के तौर पे हम इस चीज को यहाँ पे समझें, तो आप एक काम करें, लेकिन जब करंट ऊपर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ, आपने उंगलियों को इस तरह से इस तरीके सामने रख के देखें, इस तरह से फ्लो किया, तो आपकी जो फील्ड बनेगी आप खुद करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो बन रही है इस तरह से, यानी कि इट इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? लेकिन जब आपका करंट ऊपर से नीचे की तरफ है,
जब आपका करंट जो है वो ऊपर नहीं है बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ है, तो आपने अपने थंब को उल्टा कर दिया। अब आप अपनी उंगलियों को बंद करेंगे तो ये लाजमी तौर पर उल्टा बनेगा, यानी कि नाउ दे विल बी इन दिस डायरेक्शन लाइक दैट। एक सेकेंड, नाउ दे विल बी इन दिस डायरेक्शन। और कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चों की? ये होगी क्लॉकवाइज। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और करंट डाउनवर्ड्स है तो इट विल बी क्लॉकवाइज लाइक। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सब कुछ यहाँ तक? तो दैट इज नो बेसिकली नोन एज द बायोट-सावर्त लॉ। और इस बायोट-सावर्त लॉ ने एक चीज हमें मैथमेटिकली बताई कि भाई करंट को जितना बढ़ा दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन जितना आप इस वायर से दूर जाएंगे, जितना आप इस वायर से दूर जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप वायर से दूर जाएंगे कैसे? देखिए, इस वायर के अक्रॉस ऐसा नहीं होता कि एक फील्ड बन रही होती, इस वायर के अक्रॉस इस जैसी बहुत सारी फील्ड्स बन रही होती और वो सारी की सारी सर्कुलर होती। तो अब लेट्स से मिसाल के तौर पे आप इस सर्कल से इस सर्कल पे चले जाएं, या इस सर्कल पे चले जाएं, या इस सर्कल पे चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टर्निंग रेडियस है वो बड़े से बड़ा होता ही जाता है। आपका जो टर्निंग रेडियस है वो बड़े से बड़ा बेसिकली क्या होता है जाता है बच्चों? होता ही जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप टर्निंग रेडियस को बड़े से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन मसला बेसिकली ये है कि आप किस तरह से बड़ा कर रहे हैं। आप गोल घूमते हुए बड़ा कर रहे हैं उसको। आप इसको किस तरह से बड़ा कर रहे हैं जी? गोल घूमते हुए बड़ा कर रहे हैं। तो आपका जो डिस्टेंस है वो एक सर्कुलर पाथ की फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाती जाती है आप, तो ऑटोमेटिकली वीक होती जाती है, तो डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन बनेगा। और सर्कुलर डिस्टेंस के साथ हम जानते हैं कौन सा रिलेशन होता है? 2πr। तो फॉर्मूला क्या बन गया? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इनको आपस में ज्वाइन कर लो तो ये वही रिलेशन बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और ये आप सबने इंटर में पढ़ा हुआ है। एंड दैट लॉ इज बेसिकली नोन एज बायोट लॉ या बायोट-सावर्त लॉ, है ना? ऐसी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो म्यू नॉट है इसका नाम सबको याद होना चाहिए। इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना? अच्छा, इसकी वैल्यू याद है? नहीं याद तो मैं लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 4π एक्सपोनेंशियल -7। यूनिट याद कर लो, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। अच्छा, ये टेस्ला किसका यूनिट होता है? जो मैंने तुम लोगों को लिखवाया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, इसका जो यूनिट होता है दैट इज बेसिकली टेस्ला, जो कि टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? समझ रहे हैं बातों को मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ? तो दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड। चलो ये खैर, तो एक तो ये चीज हमारे पास हो गई जिसको हम यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो है फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इन अदर मीडियम, अगर हम इसको किसी और मीडियम में रखें, तो ये तो बड़ी पुरानी सी बात है, इंटर वाले को पता ही नहीं चाहिए। जिस तरह चार्ज को एयर में रखो तो एप्सिलॉन नॉट, किसी और मीडियम में रखो तो एप्सिलॉन आर। इसी तरह से चार्ज, इसी तरह से मैग्नेट को एयर में रखो तो म्यू नॉट, किसी और मीडियम में रखो तो म्यू आर, होता है ना? तो अब अगर मैं इस वायर को जिसके अक्रॉस ही फील्ड बन रही है किसी और मीडियम में रख दूं, पानी के अंदर रख दूं, किसी मेटल के अंदर रख दूं, किसी के अंदर भी रख दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी डैश हो जाएगी, चेंज हो जाएगी मतलब। और कैसे चेंज होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr जो था ना, उसके साथ एक और फैक्टर आएगा दैट इज म्यू आर। और ये बन जाएगा नया फॉर्मूला। अब अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ ध्यान दें तो देखिए, ये जो पूरा फैक्टर है और बच्चों ये जो पूरा फैक्टर है, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सेम है। तो आप मुझे बताएं, क्या मैं इस बॉक्स की जगह पे, जो ये वाला बॉक्स है, इसकी जगह पे बी लिख सकता हूँ? यानी कि मैं इस पूरे की जगह पे क्या बी लिख सकता हूँ? यानी कि इस तरह से लिख सकता हूँ, बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू आर, ऐसी रहेगा, और बाकी जो रेड वाला बॉक्स है उसकी जगह पे बी आ जाएगा। मुझे बताएं जल्दी से, यस और नो, कर सकता हूँ नहीं कर सकता? समझ में आई ये वाली बात? ये नहीं? हाँ भाई, जल्दी देता हूँ यहाँ पर। कर सकते हैं, सिंपल है। तो आप जो है वो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो अब ये वाला फॉर्मूला आपके सामने जो है बन जाएगा। अच्छा, ये जो म्यू आर होता है इसकी वैल्यू बिल्कुल एप्सिलॉन आर की तरह सी होती है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन।
तो आप देखें ना, एक नंबर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं बी से, बार बार आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं बी से, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से बी डैश की जो वैल्यू है वो बी से हमेशा क्या आएगी बेटा, ज्यादा आएगी, लाइक दिस। ठीक है भाई, क्लियर है? सो दैट इज यू कैन से इज बेसिकली नोन एज बायोट लॉ और बायोट सर्वट लॉ। अब बायोट सर्वट लॉ में हम जरा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई दो वायर्स हैं जो कि करंट को जो है वो फ्लो करवा रहे हैं, लाइक दिस। ये तो खैर इंटर में भी पढ़ते ही हैं हम लोग। दो वायर्स का करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और एक का करंट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो अब आप देखो, खुद तुम लोगों ने देखा है, जब करंट ऊपर जा रहा है वो बन रहा है कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज, जब जब नीचे जा रहा है वो बन रहा है कहाँ, क्लॉकवाइज। तो दिस करंट इज बेसिकली क्रिएटिंग in anti-clockwise direction. It is also creating a field in anti-clockwise direction, and this is creating a field in clockwise direction. अब आप जरा देखें, ये एरो ऊपर है, ये एरो नीचे, ये एरो ऊपर है, ये एरो ऊपर। तो देखो, एरो के टॉप पे नॉर्थ, बेस पे साउथ, टॉप पे नॉर्थ, बेस पे साउथ, टॉप पे नॉर्थ, बेस पे साउथ, टॉप पे नॉर्थ, बेस पे साउथ। अब यहाँ देखें, नॉर्थ के सामने साउथ, साउथ के सामने नॉर्थ, अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ के सामने नॉर्थ, साउथ के सामने साउथ, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो दोनों वायर्स हैं ये फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे की तरफ और ये अप्लाई करेंगे एक दूसरे से अवे। तो पता क्या चला, वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर, वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड बच्चों। सही है भाई, चलो पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर कुछ बात करते हैं इस पे, और कोई सवाल है तो पूछ लो।
चलो अभी स्टार्ट करें, ठीक है। नेट का इशू होगा बेटा तुम्हारा आवाज कलेक्ट करने का, यहाँ पे होता है तो मुझे पता लग जाता है, तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया सब कुछ यहाँ तक। चलो खैर, ये वाला मसला तो आपने देख लिया। अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। अब बच्चों, अगर मैं एक इस तरह का कॉइल ले लेता हूँ और उस कॉइल को कनेक्ट कर देता किसी बैटरी के साथ, उसमें से फ्लो कर रहा होता करंट, है ना। तो अब जब इसमें से करंट गुजरता तो देखो एक सिंपल सा जुमला है, करंट गुजरा सीधा, मैग्नेटिक फील्ड बनी गोल। अब यहाँ पे जब करंट गोल फ्लो करता तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी बनती थी, स्ट्रेट बनती, लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही होती बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट बन रही होती, है ना। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे हम इसका नाम देखें तो आप सब जानते हैं बेसिकली क्या होता है, सोलेनॉइड होता है ना। और सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड बनती है वो स्ट्रेट लीनियर बनती है और उसकी जो लेंथ होती है वो एल होती है। इसी तरह से आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर हमें फील्ड को कभी सर्कुलर बनाना हो तो हम इसको इसकी वजह से प्रोड्यूस करवाते हैं, और इसका जो नाम होता है वो बेसिकली क्या होता है, टोराइड होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वायर है वो इस तरह से बांधा जाता है कि वायर जो है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, सर्कुलर फॉर्म में होता है, लाइक दिस, इस तरीके से होता है ना, भी ऐसी है। और इस वायर के अक्रॉस जब करंट फ्लो करता है तो ये वायर जो है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है सब कुछ ही सर्कुलर है, तो इसकी जो फील्ड होती है बेटा वो भी क्या होती है, सर्कुलर होती है, लाइक दिस, है ना। नाउ द थिंग इज, ये जो फील्ड होती है और जो आउटसाइड वाली फील्ड होती है, इन दोनों को जीरो कंसिडर कर लिया जाता है। और ये जो सेंटर वाली फील्ड होती है ये नॉट इक्वल टू जीरो होती है, यानी कि इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि भाई इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं या ये क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो आपका जो सोलेनोइड है ये बनाया जाता है जहां पर जरूरत होती है यूनिफॉर्म एंड लीनियर मैग्नेटिक फील्ड की। और जो टोराइड है ये यूज करते हैं यूनिफॉर्म एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। आपने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपने फॉर्मूला निकालना है तो देखिए इसको फॉर्मूला निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं है, फॉर्मूला यही होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। जो डिवाइड वाला फैक्टर होता है ना वहाँ पे लेंथ एलिमेंट आता है, क्या आता है, लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट का मतलब किस लेंथ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एल पे प्रोड्यूस हो रही है, डिवाइड में एल आ जाएगा। यहाँ पर वो सर्कुलर में प्रोड्यूस हो रही है और एक ऐसे रेडियस पे इसकी वैल्यू आर है। तो सर्कुलर फील्ड जब प्रोड्यूस होती है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है 2πr, लाइक दिस, ऐसी है। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला नीड्स टू बी कंसिडर्ड, that is basically known as the formula of solenoid and that is basically known as the formula of toroid। और हम क्या करते हैं, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने के बाद होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पूरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, ऐसी होता है भी, ठीक है। तो ये आपके पास बी का फॉर्मूला आ गया सोलेनॉइड के लिए, और ये आपके पास बी का फॉर्मूला आ गया जी किसके लिए, टोराइड के लिए। क्लियर हो गया अभी सब कुछ यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। चलो भाई पहले यहाँ तक कॉपी करो शाबाश, फिर इसको और आगे लेके चलते हैं।
ठीक है भाई, क्लियर है। चलो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बच्चों लेट्स से अगर हम इसका न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें तो भाई सवाल इस तरह से आ सकता है कि भाई फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, find the magnetic field at a distance of 4 centimeters from a wire carrying current of 10 amperes। ठीक है, तो आपके पास एक वायर है इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, और आपने क्या करना है उसमें से फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, आप देखो ये जो वायर की फील्ड है ना, उसका मतलब फॉर्मूला वही वाला रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। अच्छा, म्यू नॉट की जगह 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7, करंट की जगह 10 डिवाइड बाय 2 पाई, आर की जगह डिस्टेंस आएगा जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 4 एक्सपोनेंशियल -2 लगा दो। तो अब अगर आप देखें अभी पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, ये 5 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह -2 से -7 कैंसिल करेंगे तो ये -5 बच जाएगा। तो देखो ऊपर एक 5 मौजूद था और दूसरा ये -5 मौजूद था, तो ये क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या आसान से अल्फाजों में टेस्ला हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा ये वाला काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो अब इसी तरह से तुम कॉपी कर लो, फिर एक सवाल और कराता हूँ। वो सवाल ये हो सकता है कि भाई फाइंड द फील्ड ऑफ of a solenoid having three layers of coil, each with 200 turns, wound over a length of each having 100 turns, wound over a length of 2 centimeters। ठीक है, carrying a current of 10 amperes। सही है। अब ऑब्वियस ही बात है, इसमें तो लिखा हुआ है सोलेनोइड का सवाल है, तो तुम सोलेनोइड सॉल्व करना है, ट्राई करके देखोगे। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ दोबारा से। सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। अच्छा, इस एन अपॉन एल को हम यूं भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन। तो ये स्मॉल एन जो होता है ये एन अपॉन एल के बराबर हो जाता है। टर्न डेंसिटी कहते हैं बेसिकली इसको, लेकिन आप इसको इस तरह से भले मत लिखें, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर जब आप करेंगे तो आप इसको यूं लिखते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये आप लोगों ने इंटर में ऐसे लिखा होगा। तो जरा सोल्यूशन करके देखें, शाबाश में बताएं क्या बनता है आंसर। ये आप लोग करेंगे पहले, आप लोग के 1-2 के आंसर आएंगे, फिर मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, सही है भी, यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा भी कुछ लोगों ने सॉल्व किया, आए करते हैं। तो भाई यहाँ पर 4 पाई एक्सपोनेंशियल -7, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, देखो एक के अंदर जो है वो 200 टर्न्स हैं और 3 लेयर्स हैं, तो 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 600। करंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई, 10 एम्पियर, और जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 एक्सपोनेंशियल -2, है ना। चलो आओ करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, -5 बन गया। अब क्या करें भाई, अब बच्चों इसको इससे कैंसिल कर दें तो ये 2 बन जाएगा। अब मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ भाई पाई की जगह ना आप 3 सपोज कर लिया करें, पाई की वैल्यू आप 3 सपोज कर लिया करें। तो देखो भाई 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। अब देखो 2 जीरो इसके, 1 जीरो इसका, और पावर कितनी लगी हुई है, -5। नंबर ऑफ टर्न्स वाली बात इसलिए समझ नहीं आई, देखें आप इंग्लिश पढ़े ना, 3 लेयर्स हैं कॉइल की, एक लेयर के अंदर 200 टर्न्स है, तो 2 3 ज़ा हाउ मेनी टर्न्स, 6 टन, 600 टर्न्स। एक लेयर के अंदर 200 टर्न्स है, दो के अंदर कितना होंगे, 400, तीन के अंदर कितने होंगे, 600। बात समझिए आपने, ठीक है ना। तो भाई ये आंसर आ रहा है। अब बच्चों अगर आप देखें तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 36 एक्सपोनेंशियल +3 इंटू एक्सपोनेंशियल -5। तो भाई बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो +3 -5, सो इट विल गिव यू -2 लाइक दिस, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर है वो बन जाएगा 36 एक्सपोनेंशियल -2। चाहूँ तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 0.36, है ना। और अगर मैं इसको जबरदस्ती इस तरीके से लिख दूँ 36, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 36 के सामने मैं एक 0 लगा दूँ और उसको मैं जानबूझ के -3 में कन्वर्ट कर दूँ, तो देखो फिर इस प्रीफिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 360। एक्सपोनेंशियल 3 का प्रीफिक्स क्या होता है भाई, मिली होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। ये बन जाएगा 360 मिली टेस्ला। तो आप इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं है, बात सेम ही। हाँ बस मैंने इतना करके दिखा दिया कि अक्सर ना इस टॉपिक्स में आंसर इतने छोटे छोटे होते हैं कि एग्जामिनर नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि उनको प्रीफिक्स में लिख दिया जाए। तो आपको अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप इसको इस तरह से करना पड़ेगा। मैं अगर इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कैलकुलेशन को, तो देखें भाई ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपने क्या किया, सबसे पहले तो पाई की जगह सपोज कर लिया 3 लिखा हुआ है, फिर मैंने पावर को पावर से बैलेंस कर लिया तो ये -5 पे ऐसी आ गई। उसके बाद मैंने 2 को 4 से काटा तो ये 2 बन गया। अब 2 को मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आपके 6 बन जाएगा। उस 6 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 बन गया। कितने जीरो रह गए थे, 2 जीरो 600 के, 1 जीरो 10 का, तो कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए। उन जीरो को मैंने पावर में कन्वर्ट करके इससे सॉल्व करवा लिया, जैसे हम बेसिस से पावर ऐड करवाते हैं ना, वैसे ही। तो हमारे पास कोई आंसर आ गया। अब इसके बाद की जो कहानी है मैं आपको सुना देता हूँ मिसाल के तौर पे। अगर बच्चों को भी ऐसा हो कि किसी जगह पे लिखा हुआ है 36 एक्सपोनेंशियल -3, तो असल में तो ये नंबर इसके बराबर होगा 0.036। असल में तो ये नंबर इसके बराबर है। लेकिन अगर लेट से आप इस नंबर को इस तरह से लिख दें 36, जबरदस्ती एक जीरो बढ़ा दें तो पावर मजीद बढ़ जाएगी, माइनस में मजीद बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको यूँ लिख दें 36 0 0, तो पावर मजीद बढ़ जाएगी। अगर आप इस तरह से लिख दें 36 0 0 0, तो पावर और मजीद बढ़ जाएगी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इस तरह से ये वाला काम किया जाता है। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि भाई पावर जिस जगह पावर पॉइंट को जहाँ ले जाना चाहती है, अगर आप उसको वहीं ले जाएंगे तो पावर कम होती है, लेकिन अगर आप उसको अपोजिट ले जाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी जगह पे लिखा हो यार 36 एक्सपोनेंशियल -2, पावर पॉइंट को पीछे ले जाना चाहती है, लेकिन अगर आप पॉइंट को जबरदस्ती आगे ले जाएं तो पावर बढ़ जाती है। इस तरह से लिखा हो 36 एक्सपोनेंशियल 2, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है, पावर उसको 2 प्लेस आगे ले जाना चाहती है। अगर आप उसको जानबूझ के इस तरह से लिख दें 3.6, तो फिर ये पावर बढ़ जाएगी। अगर आप उसको यूँ लिख दें 0.36, तो पावर और बढ़ जाएगी। बात समझते हैं। तो एक सिंपल सी बात याद रखें, पावर पॉइंट को जहाँ ले जाना चाहती है, अगर आप वहाँ ले जाएंगे तो पावर विल रिड्यूस, लेकिन उसके अपोजिट ले जाएंगे सो द पावर विल सिंपली इंक्रीज गाइस। ठीक है, समझते हैं आप लोग मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी डन।
चलो क्लियर हुआ, आगे चलें। यहाँ तक का मसला समझ में आ गया? कोई सवाल तो नहीं है किसी का इसमें? कैलकुलेशन क्लियर है? कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, मैं रुका हुआ, क्योंकि इसके बाद फिर और मुश्किल कैलकुलेशन आ रही है, तो उस पर अभी रोक कर देख लेते हैं। सही है, कोई सवाल नहीं किसी का? चलो आ जाओ। अब हमारे पास क्या करना है जी हमें, अब बच्चों हमें इस टॉपिक की तरफ जा रहा है जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स के दो हिस्से कर लेते हैं हम। तो दो हिस्से क्या है? ऑन अ मूविंग चार्ज, और दूसरा क्या है? करंट कैरिंग, एक सेकेंड, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन अ मूविंग चार्ज, और दूसरा बेसिकली क्या है जी? करंट कैरिंग कंडक्टर। अब लेट्स से अगर मिसाल के तौर पर मैं इससे बात करूं तो किस तरह से ये वाला काम हो सकता है, जरा देखते हैं। तो भाई ये आपके पास ना नॉर्थ पोल आ गया, जरा 2 मिनट रुक के मेरी बात सुकून से समझ लें। ये बस ये एक वक्त की मुश्किल बात है बस ये, उसके बाद ये निपट जाएगी कहानी। हाँ भाई, दिस इज सपोज टू बी द नॉर्थ पोल एंड दिस इज सपोज टू बी द साउथ पोल, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रही होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसी है ना? अब हमारे पास ये एक चार्ज है दैट इज सपोज टू बी अ पॉजिटिव चार्ज and it is entering in the field with some velocity v। अब आप सबने इंटर में एक चीज पढ़ी थी, ये हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड पे बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पे बात करते हुए हमें 3 डायमेंशंस को साथ डिस्कस करना पड़ता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी जगह पे डॉट बना देते हैं और किसी जगह पे क्रॉस बना देते हैं, है ना? डॉट बना देते हैं और किसी जगह पे क्या बना देते हैं? क्रॉस बना देते हैं। डॉट का मतलब होता है टुवर्ड्स यू, क्रॉस का मतलब होता है अवे फ्रॉम। तो देखो, तो एक काम करो, तुम ना एक पर्सपेक्टिव बनाओ। पर्सपेक्टिव मतलब आप वहां से बैठ कर इस चार्ज को देख रहे हैं। तो सपोज करते हैं आप लेट से इस जगह बैठ के इस चार्ज को देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि चार्ज आपसे दूर जा रहा है। ये चार्ज बच्चों कहा जा रहा है आपसे दूर जा रहा है। बात समझते हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर एक बात बताएं, अगर ये चार्ज आपसे दूर जा रहा है तो मुझे क्या बनाना चाहिए? डॉट बनाना चाहिए या क्रॉस बनाना चाहिए? कोई चीज आपसे दूर जाए, अवे फ्रॉम यू, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए? डॉट लिखना चाहिए या क्रॉस लिखना चाहिए? आप लोग जरा सोच समझ के जवाब दें। हाँ भाई, डॉट और क्रॉस कौन रिप्रेजेंट करेगा अवे को? बिल्कुल सही जवाब, क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं तुम लोगों को एक जुगाड़ सिखाता हूँ। जहां पे क्रॉस होता है ना, क्रॉस स्टार्ट होता है सी से, क्लॉकवाइज भी स्टार्ट होता है सी से, तो क्रॉस के अराउंड जो फील्ड बनती है वो हमेशा बनती है क्लॉकवाइज। और जहां पे डॉट होता है ऑब्वियसली बात है उसका उल्टा होगा। तो डॉट के अराउंड जो फील्ड बनती है वो बनती है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ। तो अब अगर मिसाल के तौर पर हम इसके देखें तो यहाँ पर क्रॉस होगा, है ना? तो क्रॉस के अराउंड जो फील्ड बननी है वो कैसी बननी है बेटे? क्लॉकवाइज बननी है। ये देखो, क्लॉकवाइज फील्ड आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। ऊपर और नीचे फोर्स लगना स्टार्ट होगी। तो आप देखें, ऊपर का एरो सिमिलर है तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नीचे के एरो अपोजिट्स हैं तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ऐसी है। तो ऊपर होगा रिपेल, नीचे होगा अट्रैक्ट, और आपके पास इस चार्ज पे फोर्स लगेगी फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। कहाँ लगेगी बेटा? फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। तो मैं इस फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखाया था, इस जगह दिखाया था। तो जैसे ही ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, इस पे फोर्स लगेगी ऊपर से नीचे की तरफ, और ये चार्ज एंटर तो सीधा होगा लेकिन ये होते ही नीचे एंटर जाएगा, नीचे मुड़ जाएगा। ठीक है। अब कुछ जगहों पे ना हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रही है ना भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रही है।
और ये आपका चार्ज पार्टिकल है। और जैसे ही, एक सेकंड मैंने गलत बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर की तरफ आ रही है, और जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर होगा, इस पे फोर्स लगेगी ऊपर से नीचे की तरफ, और ये चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। यानी कि सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा, कहने का मकसद सिर्फ ये। सही है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग सब बड़ी आसानी से जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता था? QVB sin थीटा, याद है ना? और तुम लोगों ने इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अगर तुम इसको V क्रॉस B करके लिख दो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता है, और ये बन जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, लाइक दिस। क्लियर गाइस? तो दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर लगती है। कहाँ लगती है बच्चों? चार्ज के परपेंडिकुलर लगती है। या मैं इसके बारे में हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि भाई सपोज करें ये एक चार्ज है, ये है उसकी वेलोसिटी, और ये है उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन पर होते हैं, फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगती है। वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन पर होते हैं, फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगती है। यानी कि मिसाल के तौर पर वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, तो फोर्स लगेगी जेड एक्सिस पर। इज दिस थिंग क्लियर गाइस? बात समझ में आती है? इसी तरह से अगर लेट्स से ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए, अब फोर्स कहाँ लगेगी? वाई एक्सिस पर। यानी कि लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो फोर्स आके पास दोबारा से किस पर लगेगी? जेड एक्सिस पर लगेगी, है ना? क्लियर होता ही? अब ये जो मैंने तुम लोगों को सिखाया कि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाओ, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाओ, ये वही वाली कहानी है जो तुम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में सीखी। याद है? A क्रॉस B जिस प्लेन पर होते थे, दो वेक्टर्स जब जिस प्लेन पर होते थे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उसके परपेंडिकुलर आया करता था। याद आया? तो ये वही चीज तो है बेसिकली यहाँ पे। अब आप उसको सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, लेकिन उसको सीखने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा काम खाली इन लाइन से चल जाता है। हम उसको इतना ज्यादा टिपिकल नहीं बनाएंगे, हम इसको बस यहाँ पे लाके जो है वाइंड अप करेंगे। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज विच विल हेल्प यू इन दैट। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फॉर्मूला होता है ना, जो कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड लगता है, इसकी वजह से होता है क्या है? दिस force is also called deflecting force। एक तो उसको डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं, दूसरा this magnetic force is not able to do work। ये वर्क नहीं कर सकती, ठीक है ना? ये वर्क नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकती है, क्या? ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करवा सकती है। समझते हैं बच्चों आप लोग मेरी बात? दूसरी चीज, करंट कैरिंग कंडक्टर पे बात कर लेते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर में तो देखो वही कहानी है। अगर तुम सपोज करो मैंने इस पूरी ओरिएंटेशन में, हाँ भाई 2 मिनट में मेरी बात समझना, इस पूरी ओरिएंटेशन में मैंने इस चार्ज की जगह पे एक वायर रख दिया होता, इस चार्ज की जगह पे एक वायर रख दिया होता। और उस वायर में से मैंने फ्लो करवा दिया होता करंट, तो उस पर दोबारा से फोर्स नीचे की तरफ लगती। क्योंकि आपके पास जितने भी चार्जेस होते हैं, अगर आप उन्हें साइड से देखें, तो वो चार्जेस एंटर करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो बेंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पूरे कंडक्टर पे जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी? बेटा डाउनवर्ड्स लगेगी। तो काम तो वही है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पर लगे या कंडक्टर के ऊपर लगे, वो लगती है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, प्लेन ही है। बस इसका जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है ये वाला विल साइन थीटा। पढ़ाइए आप सबने, है ना? अगर आप इसको मैग्नेटिक वेक्टर के तौर पे लिखें तो ये बन जाएगा L क्रॉस B, लाइक दिस। यहाँ पर भी वही कहानी है कि ये वायर को बेंड तो करवा सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, लेकिन वर्क नहीं करवा सकती। समझते हैं आप लोग मेरी बातों को? दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड दैट। ठीक है बच्चों, चलो कॉपी करो शाबाश। हाँ भाई, एनी डाउट्स इन दैट?
दोनों में बस ये फर्क है कि पहला वाला फॉर्मूला एक चार्ज पर है जो कि एक स्पेस में मूव कर रहा है, और दूसरा वाला जो है वो किसी कंडक्टर के थ्रू मूव कर रहा है। हाँ अभी जरा मुझे 1 मिनट दो। हाँ अभी कॉपी कर लिया सबने? चलो फिर अब बेटा हम इस सवाल को समझ कर लेते हैं। लेट्स से अगर एक कंडक्टर यहाँ रखा होता और दूसरा कंडक्टर यहाँ रखा होता, दोनों में से करंट फ्लो कर रहा होता आई। अब पहला वाला कंडक्टर दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा वाला पहले पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो कंडक्टर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना, ये जो कंडक्टर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं कि जैसी बात है दोनों जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए इनके जो फोर्स लगाने का फॉर्मूला होता है ना, वो मैं आपको डायरेक्टली बताया था। वो फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू एल, ठीक है। ये होता है वो फॉर्मूला, और इसको हम इस्तेमाल भी लिख सकते हैं, F अपॉन एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है भाई, क्लियर है। अब अगर मिसाल के तौर पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, I1 इक्वल्स टू I2 और I1 इज नॉट इक्वल्स टू I2। I1 I2 के बराबर हो भी सकता है और I1 I2 के बराबर नहीं भी हो सकता। अब ये फॉर्मूला मैंने निकाला कैसे, अगर आप जरा गौर से देखें तो कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही होती है उसका फॉर्मूला होता है बेल, है ना। ऐसी है, सब कुछ परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका खुद का फॉर्मूला क्या होता है, वायर वाला, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो देखो ये आ गया म्यू नॉट आई, ये वाला आई बराबर में पड़ा हुआ और ये एल पड़ा हुआ, तो ये वही तो है, ये म्यू नॉट आई होगा, दूसरा वाला आई और ये एल है जो बराबर में पड़ा हुआ। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? So this is how the things needs to be considered in that. Clear? Any doubts? So that is basically a force on a conductor, और यूँ कह सकते हैं कि a force applied by one conductor onto other conductor। अब देखें इसकी एक कंडीशन है, जब दो कंडक्टर आमने सामने होंगे तभी ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। ये देखो ना, यहाँ पे दो करंट के फॉर्मूले आ रहे हैं, तो दो करंट होने चाहिए। अब इट कैन बी I1, इट कैन बी I2 और वाइस वर्सा, लेकिन एक से ही काम नहीं चल सकता। सही है जी, ठीक है।
3 से ज्यादा कंडक्टर्स होंगे तो फिर दो दो के साइड बनाने पड़ेंगे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है हमारे कोड से कॉन्टेक्स्ट से आउट है, फोर्स के कॉन्टेक्स्ट से आउट है। हम 2 कंडक्टर्स पे ही जो है बात करेंगे। सही हो गया भाई, ठीक है। चलो अब लेट्स से बच्चों आपके पास सिनेरियो कुछ ये है कि मिसाल के तौर पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कंडक्टर रखा हुआ है लाइक दिस, और उस कंडक्टर का जो वेट है वो जा रहा है नीचे की तरफ, और उस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है सपोज कर लेते हैं वो जा रही है ऊपर की तरफ। ऐसे ही होगा ना, सही है। अच्छा, अब माय क्वेश्चन इज कि इफ मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, तो आपका कंडक्टर किसकी तरफ बेंड हो जाएगा? आपका जो कंडक्टर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। इफ मैग्नेटिक फोर्स इज लेस देन द वेट, तो आपका कंडक्टर जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। बट इफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, तो आपका कंडक्टर बिल्कुल सीधा रहेगा। मैं सही कह रहा हूँ? इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ सपोर्टिंगनेस। सेल्फ सपोर्टिंगनेस कहते हैं इसे। इसका मतलब कि इस सिचुएशन में आपके कंडक्टर पे डाउनवर्ड्स और अपवर्ड फोर्सेस जो है वो बिल्कुल सेम लगेंगे। तो लेट्स से मिसाल के तौर पे अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक a conductor self-supporting while carrying a current of 5 amperes, bearing a mass of 2 sorry of 0.2 grams। तो अब देखो यहाँ पे सेल्फ सपोर्टिंग का वर्ड आने का मतलब ये है कि गाइस यू नीड टू अप्लाई दिस कंडीशन लाइक दैट। तो आपने लिखा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी भाई? बिल साइन थीटा। साइन थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं है, खुद देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो एंगल होता है ना, वो होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो एंगल होता है, ये वाला यहाँ लिख दूँ नीचे, ये वाला जो एंगल होता है ये होता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। ये तुम्हारी लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना इसमें, या नहीं दिखता? कौन ऐसा है जिसको ना समझ में आ रहा हो? ये आपकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस पर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्स जेड एक्सिस पर है, इनसाइड जेड एक्सिस पर। तो ऑब्वियसली बात है दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? समझ में आती है वाली बात या नहीं आती? सही है ना ये? दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन दैट। तो भाई अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये mg के बराबर हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो mg अपॉन bl यहाँ लिख लीजिए। मास की जगह आप क्या लिखेंगे? 0.2 ग्राम से किलोग्राम में करने का तरीका होता है पावर लगा दिया करें -3। जी की वैल्यू 10 लेते हैं, हम सब जानते हैं। बी हमें निकालना है, गलत फॉर्मूला बना दिया मैंने, बी चाहिए था मुझे। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है? अच्छा, लेंथ भी तो नहीं है हमारे पास। लेंथ मैं सपोज कर लेता हूँ, तुम लोग 4 मीटर, 4 है। अच्छा, बी को ऊपर ले जाते हैं, करंट को नीचे ले आते हैं, गलत फॉर्मूला बना दिया था मैं गलती से। तो 0.2 एक्सपोनेंशियल माइनस का 3 इंटू 10। आई कितना है भाई? 5, और बी कितना था बेटा? 4। 5 4 20, तो 0.2 एक्सपोनेंशियल -3 इंटू 10 अपॉन 20। अब देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन। यार पेज का तो मुझे नहीं पता, मैं तुम लोगों के साथ क्लासेस लेता ही नहीं हूँ, तो आज हमारी क्लासेस ऑफ थी, मेरे पास भी टाइम था। तो
सालिम ने कहा काशिफ भाई इसी क्लास ले लें, तो मैंने क्लास ले ली। मैंने, आप तो जानते हैं मैं तो आपके उसमें टीचिंग वाले में नहीं हूँ ना, एप्टीट्यूड वाली फैकल्टी में नहीं हूँ मैं आपके पास। तो मैं सालिम को दे दूंगा ये वीडियो, अब वो ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देगा किसी ड्राइव पर या किसी पर, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 10th का तो मसला हल हो चुका, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा कितना, 0.1 बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कितनी बन जाएगी भाई, 0.1 की पावर -3। अब ना ये लिखना अच्छा नहीं है सर, ये जी की वैल्यू 10 कहाँ से, 10 दिया तो जी तो 10 ही होता है ना, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, तो बड़ी अजीब सी बात कर दी, जी तो हमेशा ही 10 होता है, याद है ना, नहीं याद। हाँ भैया, 0.1 -3 आ गया। अब आप चाहें तो उसको डायरेक्टली यूँ लिख दें, 0.1 मिली टेस्ला, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे ना कभी भी 0.1 वाला नंबर समझ में नहीं आता, 1 सही रहता है, 1 पॉइंट समथिंग सही रहता है, 0.1 क्या होता है। तो लेट से अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 1, सही, मैं इसको लिख दूँ 1, 4 कहाँ से आया, कि जो लेंथ थी ना, लेंथ, इसको हमने 4 सपोज किया, ये लेंथ में लिखना रह गया था तो मैंने आखिर में लिख दी थी, ये लेंथ यहाँ पे लिखी है, वायर कंडक्टर की लेंथ, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसको पॉइंट को जानबूझ के ले जाऊं पीछे, तो देखें अब फिर से वही वाली कहानी आ गई, पॉइंट पीछे जाना चाहता है लेकिन आपने जानबूझ के पॉइंट को आगे ले आया, यानी कि पॉइंट जो चाहता था आपने वो नहीं किया, उसका उल्टा काम किया, तो ऑटोमेटिकली जो पावर है वो बढ़ जाएगी, और कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। चलें, अगर मैं इसको 10 बना दूं तो पावर हो जाएगी -5, अगर मैं इसको 100 बना दूं तो पावर हो जाएगी -6, है ना। तो देखिए मैं अपने आंसर को किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं 0.1 मिली टेस्ला भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको 100 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकता हूँ, क्योंकि -6 की पावर आप जानते हैं माइक्रो होता है, मिली जो है उसका प्रीफिक्स होता है -3, माइक्रो जो है उसका प्रीफिक्स होता है कितना, -6। इज दिस थिंग क्लियर? चलो कॉपी करो पहले। हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गया सबको, यहाँ तक या नहीं आया? चलो आगे ले चलें इसको। अब बच्चों लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, आप लोगों ने कभी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी है? अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, लेट्स से ये जो
मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे लिख लें तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, आए तरह पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे बच्चों, लेट्स से अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 90 डिग्री पर एक्ट करती है फ्रॉम प्लेन बिटवीन V और B के और L और B के, ये मैंने बताया था ना, कंडक्टर का हो या चार्ज का हो, उसके परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। दूसरी चीज, एक बात बताएं, मैग्नेटिक फोर्स इज अ बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स इज अ बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स है वो एक बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स? अब इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो हाँ, एक बच्ची ने सही जवाब दिया, बिल्कुल एक बच्ची ने सही जवाब दिया। वो क्या जवाब है वो तो नहीं हो पाऊंगा मैं अभी, पहले मैं सबसे सुनना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। एक जर्नल पर्सपेक्टिव की बात करें। हम्म, ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फोर्स इज अ अनबैलेंस फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम डिस्कस करें, आपके पास ये एक प्लेनेट है अर्थ, और ये आपके पास मून आ गया है ना, तो इन दोनों के दरमियान की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्सीलरेटिंग फोर्स, यानी कि इट्स ऑलवेज अ बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सही है। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स के साथ भी यही चक्कर है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल पे जो है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही होती है, जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। तो उसी वजह से ये भी जो है वो हमेशा कौन सी वाली फोर्स होती है, अनबैलेंस फोर्स होती है, यानी कि हमेशा एक्सेलरेट कर रही होती है। क्यों एक्सेलरेट कर रही होती है? क्योंकि अपनी डायरेक्शन वो चेंज कर रही होती है ना। तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स एक वेक्टर है। और ये फोर्स जिन चीजों से मिलकर बनी होती है वो सभी वेक्टर होते हैं। वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, लेंथ एक, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से अपने आप को चेंज करता रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें एक्सेलरेशन हमेशा प्रोड्यूस होती रहती है और ये हमेशा जो है उस तरीके से काम करती है। ठीक है ना। नाउ लेट्स से बच्चों, अब अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करें और उसको हम इस एक्सपेरिमेंट पे ले जाएं जिसको हम कहते हैं E/m रेशो, या इसका नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज रेशो। इस एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था, और इन्होंने क्यों परफॉर्म किया था? टू फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो मालूम करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, आए जरा देखते हैं। तो लेट्स से मैं एक नेट से एक इमेज उठा लेता हूँ। यार,
हाँ भाई ठीक है। अब लेट्स से अगर हम इसको देखेंगे, दैट्स बेसिकली ई बाय एम रेशो का इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम जे जे थॉमसन का ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते थे। या के पास एक फिलामेंट होता है जिसमें से मैग्नेटिक बीम इलेक्ट्रॉनिक बीम बाहर निकलती है, उसको हम फिल्टर आउट करके एक छोटी सी बीम की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाते हैं तो एक मरतबा वो एक तरफ डिफ्लेक्ट करती है, दूसरी मरतबा दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ अप्लाई कर दें तो वो बिल्कुल कहाँ जाती है, बीच पे जाती है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं इसको इस तरह समझा देता हूँ। सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक बीम पर नेगेटिव चार्ज हो, देखो जब ऊपर पॉजिटिव आया नीचे नेगेटिव आया तो बीम ऊपर की तरफ चली गई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बीम नीचे की तरफ चलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ऊपर ले जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसे नीचे ले जा रही है। जब दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई होती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके उसको बिल्कुल बीच में ले जाते हैं। और जब दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई होते हैं तो इस जगह पे बनता है कौन सा रीजन, क्रॉस फील्ड रीजन बनता है। क्या बनता है बच्चों, क्रॉस फील्ड रीजन। अब क्रॉस फील्ड रीजन में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिख नहीं पाऊंगा। क्रॉस फील्ड रीजन में ये होता है कि दो परपेंडिकुलर फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे लिख देते हैं, टू फील्ड्स acting at 90 degree cancel out their forces, cancel out their forces। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई क्यू, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है ना, तो क्यू को दूसरी तरफ ले जाओ तो ई क्यू बन जाता है। और चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, भी ये होता है। साइन थीटा को निगलेक्ट कर देते हैं, 90 डिग्री सपोज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो वी बी इज इक्वल्स टू ई, तो v बराबर हो जाएगा e अपॉन बी के। v बराबर बच्चों मेरे किसके हो जाएगा, e अपॉन बी के। एंड दैट्स बेसिकली अ फॉर्मूला विच टेल्स यू कि भाई आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो, आप उसे डिवाइड करें तो वो आपको वेलोसिटी दे देगा, है ना। और इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो खैर जरूरत नहीं है हमें जानने की, लेकिन इसी फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को तो क्या बनती है, वेलोसिटी बनती है, सही है ना। तो दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन दैट। अच्छा, अब हम वही पुरानी वाली बात पे आते हैं। अगर ये स्क्रीन यहाँ ना मौजूद होता तो ये चार्ज यहाँ पे आके रुकता नहीं, बल्कि ये चार्ज जो है वो यहाँ से आगे की तरफ ट्रैवल करता रहता और वो पूरा एक सर्कुलर पाथ बना देता। अब सर्कुलर पाथ बना था तो यहाँ पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसको प्रोड्यूस करवा देती, सेंट्रीपिटल फोर्स को। और फिर हमने वही वाली पुरानी वाली हरकत करनी है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स, QVB इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, v से v कैंसिल, तो r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qv। इस वक्त इसका जो पाथ बनता है चार्ज का वो कैसा बनता है भाई, सर्कुलर पाथ बनता है। लेकिन लेट से अगर ये वेलोसिटी किसी एंगल पर हो, बच्चों ये वेलोसिटी जो है वो किसी एंगल पर हो, तो अब इसका जो पाथ बनेगा वो एक सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा, बल्कि वो एक इस तरह का पाथ बनेगा। दैट इज यू कैन से इज सपोज टू बी अ हीलिक्स। क्योंकि देखिए ना, जब किसी वेलोसिटी किसी एंगल पर होती है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पार्टिकल को आगे की तरफ लेके जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है पार्टिकल को लगातार रोटेट करवाएगा, लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल को 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है, लेकिन अगर पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करें 90 डिग्री पे ना करें तो वो एक हीलिक्स वाला पाथ बनाता है। सही भी समझते हैं। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला नीड्स टू बी कंसिडर्ड, और इस तरह से हम चीज़ों को जो है हम क्या कर सकते हैं जी, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सही है जी। चलें पहले कॉपी कर लें।
ठीक है भाई, कर चुके हैं ना कॉपी। चलो बस एक दो काम और करते हैं, बस पे काम खत्म कर रहे हैं। आधा चैप्टर मैंने करा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहता है, फिर कहीं मौका मिला तो उसको करवाते हैं। यहाँ तक मैग्नेटिज्म तो मैंने पूरा करवा दिया तुम लोगों को। अब बच्चों लेट्स से यहाँ तक का मसला आपका हल हो चुका। अब हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से हम दो तीन चीजें निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, और मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल इस तरह से होगा कि r इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन क्यू बी। मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू बी आर, है ना। दूसरा अगर हम देखें तो हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एंड दैट फॉर्मूला यू गाइस कैन से इज बेसिकली नोन एज मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट का, कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी कि सपोज करें अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब मुझे नहीं पता इसमें चार्ज पार्टिकल किस तरह मूव करेंगे, मैं सिर्फ एक रैंडम ओरिएंटेशन बताया था। मैंने उसमें एक अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया और एक बीटा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल लेट बीटा पार्टिकल लेट से नीचे की तरफ बेंड हो गया, सपोज कर लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा नेगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव है। तो जहां पॉजिटिव जाता है बीटा उसके अपोजिट जाता है, या ये उंगल है। जिस जगह पे नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव उसके अपोजिट जाएगा। सिंपल थिंग है। लेकिन अल्फा कुछ इस तरह से मूव करे। अब अगर मैं इसको तुम्हें इस तरह से बना के दिखा दूं मिसाल के तौर पे, ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि देखें अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसका टर्निंग रेडियस बड़ा बन रहा है। बीटा पार्टिकल का मास कम है, उसका टर्निंग रेडियस कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। सही है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों ने इसी एक्सपेरिमेंट से निकाली होती हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं और काइनेटिक एनर्जी अटेन हो जाती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू चार्ज। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? वोल्टेज इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज, पढ़ा है ना सबने। तो चार्ज को यहाँ फेंक दें। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फॉर्मूला ये बन जाता है 2 QV अपॉन एम। So that is basically a formula for the velocity of the charged particle, है ना बच्चों। This is how this experiment needs to be considered. दूसरी important चीज भाई कि यहाँ पर आप इन चीजों को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट एज इट इज ये मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट में भी यूज होगा। मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए यूज किया जाता है। ये फेडरल का टॉपिक है, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया तुम लोगों को कि इसी ई बाय एम रेशियो को हम लोग जो है वो मास के लिए भी यूज कर सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो हम इन सब चीजों को जो है वो क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आखिरी चीज उसके बाद हम काम खत्म करेंगे आज का। चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ पॉजिट्रॉन। हाँ भाई, क्या रिलेशन होगा दोनों? पहले इसका रिलेशन बताओ, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? चार्ज अपॉन मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन का ग्रेटर होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो जब डिवाइड में बड़ा नंबर आएगा तो आंसर छोटा आएगा। तो ये रिलेशन इस तरह बनेगा। क्या रिपीट करना है? चार्ज अपॉन मास रेशियो के बारे में मैंने कहा कि भाई चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या रिलेशन होगा। तो देखें, चार्ज प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो एक बड़ा नंबर आएगा। प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो एक छोटा नंबर आएगा। तो ये रिलेशन बनेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आप जानते हैं, हमें न्यूक्लियर फिजिक्स शायद पढ़ी हो, उसमें दोनों ही जो है वो सेम पार्टिकल्स होते हैं। उसमें दोनों ही जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, सेम पार्टिकल्स होते हैं। तो आपके पास दोनों का जो चार्ज और मास रेशियो है वो सेम रहता है। ऐसी है ना, क्लियर है? तो दिस इज हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन दैट। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो तो बच्चों, दिस इज सपोज टू बी द थिंग। अब मैं इसकी जो पीडीएफ है भेज देता हूँ, ताकि मैं सालिम को भेज रहा हूँ, सालिम से पूछ लीजिएगा तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैग्नेटिज्म में सालिम को तारों मैंने करवा दिया,
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है वो जो है फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह